हेलो फ्रेंड्स, चंद्रा क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सेकेंड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। कल हमने 9 प्रश्न सॉल्व किए थे और आज हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 15 क्वेश्चन के साथ साथ हम इसको डिफाइन भी करेंगे और आपके जो अन्य क्वेश्चंस आंसर है वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। एक प्रश्न के साथ आपके कई प्रश्नों का आंसर आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर, अनुदेशात्मक का मतलब होता है इंस्ट्रक्टिव, यानी कि जो सूचना प्रदान करता है। इस प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है। आपका पहला ऑप्शन है ऑडियो पोस्ट कार्ड, दूसरा ऑप्शन है मुद्रित सामग्री या पुस्तक, तीसरा ऑप्शन है रेडियो वार्ता और चौथा ऑप्शन है आपका एडू सेट। तो आपको चारों ऑप्शन को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर यानी कि इंस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर कौन सा है जो हमें सूचना प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला ऑप्शन ऑडियो पोस्ट कार्ड। ऑडियो पोस्ट कार्ड ये पहले से ही रिकॉर्डेड होता है और इसमें कुछ कहानियां भी रिकॉर्डिंग की जा सकती हैं या कुछ हमें सूचना भी मिल सकता है। उसमें पहले से ही रिकॉर्डेड होता है और उसमें कुछ भी रिकॉर्ड किया जा सकता है और उसके द्वारा हम ऑडियो पोस्ट कार्ड को देख पाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये ऑडियो पॉडकास्ट है और ये पहले से रिकॉर्डेड होता है, इसमें कहानी भी हो सकता है, यानी यहाँ इंस्ट्रक्शंस नहीं है, यहाँ पर केवल सूचना नहीं, यहाँ पर सब कुछ सम्मिलित हो सकता है ऑडियो पॉडकास्ट में। और आपका दूसरा है मुद्रित सामग्री या पुस्तक। आप सभी जानते हैं कि मुद्रित सामग्री या पुस्तक, इसमें पुस्तक जो होता है वो उसमें इंस्ट्रक्शन सूचनाएं भी होती हैं, लेकिन ये आज्ञा नहीं प्रदान करता। पुस्तक कई प्रकार के हो सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आपका रेडियो वार्ता और चौथा ऑप्शन है आपका एडू सेट, यानी कि इसमें से दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, या तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा या तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो सॉरी, यहाँ पर आपका देखिए एडू सेट क्या है। एडू सेट आपका एक सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो आपके एजुकेशन के लिए हेल्पिंग है। और ये सैटेलाइट आपका इसरो के द्वारा 2004 में इस सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया था। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2004 में एडूसेट, यानी कि ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एक आपका सैटेलाइट है। और यानी ये अब बचता है आपका रेडियो वार्ता। तो आपका रेडियो वार्ता, ये ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। रेडियो वार्ता आपका एक प्रकार का अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर है। रेडियो वार्ता में क्या होता है कि यहाँ पर पहले से ही किसी विशेषज्ञ जो होते हैं वो किसी विषय पर चर्चा करते हैं और उसके बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं और ये बिल्कुल विषय से ही संबंधित होता है और ये आपको नॉलेज ही देता है। एक तरीके से ये सूचना प्रदान करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी रेडियो वार्ता बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए हैं और आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ताओं, यहाँ पर अधिगमकर्ताओं के संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। अधिगमकर्ता का मतलब होता है लर्नर। जो लर्नर होते हैं इन्हीं को हम अधिगमकर्ता कहते हैं। अधिगम मतलब सीखना और जो कर्ता यानी जो शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उन्हीं को लर्नर कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ताओं के संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। यहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि, संवेग का मतलब होता है इमोशन, तो संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम कौन सा प्रस्तुत करता है। यहाँ पर पहले हम आपको बता दें कि संवेग क्या होता है।
संवेग दो प्रकार के होते हैं। संवेग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सुखद संवेग, एक होता है आपका दुखद संवेग। सुखद में जैसे हर्ष, आपकी स्नेह, ये सब आते हैं। दुखद में आपका घृणा, क्रोध, दुखद में घृणा, क्रोध आदि संवेग आते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि शिक्षण का उद्देश्य होता है कि हम विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करें, और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास इसका मेन उद्देश्य होता है। जो एक तरीके से जो संकुचित उद्देश्य है वो तो बाद में आता है, लेकिन जब हम प्राइमरी और माध्यमिक जब शिक्षा की व्यवस्था जो की गई है उस व्यवस्था में कोई एक स्पेशल विषय नहीं होता है, उसमें सभी विषयों को शामिल किया जाता है, जिसके द्वारा उस विद्यार्थी का शिक्षा के साथ साथ उसका सर्वांगीण विकास भी हो सके। उसमें हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी होता है, हर सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है। उसमें नैतिक शिक्षा भी दी जाती है, और नैतिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में उनके संवेग को सामंजस्य करने की शिक्षा दी जाती है। कैसे उनको कहाँ पर क्रोध करना है, उन्हें घृणा किस चीज से करनी चाहिए, घृणा उन्हें गलत कार्यों को करने से करनी चाहिए, न कि घृणा हम किसी से भी करें जो हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझे, और हम जिसे भी आसपास देखें हम उसे नफरत की भावना से देखें। और यही शिक्षा बचपन में बच्चों को दी जाती है। जो प्राइमरी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा होती है उस शिक्षा में हर प्रकार के उद्देश्य शामिल होते हैं, और यहीं पे एक विद्यार्थी के चरित्र का निर्माण किया जाता है, और उन्हें हर प्रकार से ऐसा बनाया जाता है जिससे वो समाज में रहने के काबिल हो सके और समाज में एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सके। तो यहाँ पर उन्हें कहानी के माध्यम से और भी अन्य शिक्षण विधियों के माध्यम से उनके अंदर नैतिकता का, चरित्र का पूरा विकास पर उनकी फोकस किया जाता है। कहानियों के माध्यम से उन्हें बताया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उनके सोचने समझने की क्षमता को भी विकसित किया जाता है। तो यही होता है उनका संवेग। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे आप देखते हैं कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, वो जल्दी से किसी भी चीज से भयभीत हो जाता है। किंतु जैसे जैसे वो पढ़ता है, जैसे जैसे वो शिक्षित होता है, वो से अपने संवेग को कंट्रोल, नियंत्रण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। अब वह अपने संवेगों पर काबू पा लेता है। पहले जहां वो अपने सहपाठी विद्यार्थी से ईर्ष्या करता है छोटी छोटी बातों पर, अब धीरे धीरे उससे अब उसकी दोस्ती हो जाती है। अब उसे क्योंकि पता है कि हमें जैसे वो वैसा ही उस सहपाठी को स्वीकार करता है जैसे वो खुद है, और इस प्रकार धीरे धीरे उस विद्यार्थी में संवेग को सामंजस्य करने की जो शक्ति है वो विकसित हो जाती है, और शिक्षा का यही उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे प्रश्न भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अधिगमकर्ताओं के संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे कि संवेग क्या होता है। अगर कोई विद्यार्थी संवेगात्मक रूप से विकसित हो चुका है तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वो प्रस्तुत करता है। उसमें पहला है दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेग को समझना, दूसरा है स्वयं को बलपूर्वक अभिव्यक्त करना, तीसरा है चिंतन में विवेकपूर्ण होना, चौथा ऑप्शन है आपका स्थिति के अनुरूप अपने संवेगों का समायोजन करना, पांचवा है रचनात्मक अन्य लोगों को जैसे वे हैं वैसा ही स्वीकार करना। यहाँ पर रचनात्मक नहीं होगा, अन्य लोगों को जैसे वे हैं वैसा ही स्वीकार करना, और छठवां है अन्य लोगों को, अच्छा यहाँ दो ऑप्शन दोनों को एक बार दे दिया गया है। तो यहाँ पर आपका होगा पहला ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा कि स्वयं को बलपूर्वक हम अभिव्यक्त, अगर हमारे अंदर संवेग विकसित हो चुका है, संवेग को हम नियंत्रण कर सकते हैं तो हम अपने आप को कभी भी बलपूर्वक नहीं प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर स्थिति के अनुरूप, यहाँ पर पहला, चौथा और छठवां ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में शिक्षण के 3 स्तरों को सही क्रम में करिए। हमने शिक्षण में आपके 3 स्तर बताए थे। प्रकार में मैंने आपको ये बताया था शिक्षण के 3 स्तर। जब मैं प्रकार शिक्षण के पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको ये तीनों स्तर बताए थे और यहाँ पर आपको इन तीनों स्तर को क्रम में करना है। चिंतन स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल, यहाँ पर है अवबोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा है आपका स्मृति स्तर यानी कि मेमोरेबल लेवल। तो मेमोरी लेवल जो है ये आपका, और यहाँ पे 3 हो गए, आपको इसको क्रम से लगाना है आपको। तो बताइए सबसे पहला जो है वो क्या होगा? क्या ऑप्शन नंबर ए 3, 1, 2 यानी कि स्मृति स्तर, चिंतन स्तर और फिर अवबोध स्तर। बी में है 2, 3 और 1 यानी सबसे पहले क्या अवबोध स्तर होगा, उसके बाद आपका स्मृति स्तर होगा और उसके बाद आपका चिंतन स्तर होगा। उस तीसरा है आपका 3, 2, 1, क्या पहले स्मृति स्तर होगा, अवबोध स्तर होगा और चिंतन स्तर होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 कि पहले चिंतन स्तर, फिर अवबोध स्तर और फिर स्मृति स्तर। तो आप अगर क्लास देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 3, 2 और 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले प्राइमरी लेवल की जो शिक्षा होती है स्मृति स्तर पर होती है। पहले उन्हें मेमोरी उनकी विकसित की जाती है, फिर धीरे धीरे वो अवबोध स्तर आता है, वो विषय वस्तुओं को समझने लगते हैं और उसको डिफाइन भी करने लगते हैं। और उसके बाद जो तीसरा स्तर आता है आपका चिंतन स्तर, ये आपका हायर लेवल में होता है जिसमें विद्यार्थी अब नए विचार भी प्रस्तुत करने लगता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3, 2, 1 यानी कि पहला स्मृति स्तर होगा, फिर अवबोध स्तर और उसके बाद आपका क्या होगा, चिंतन स्तर होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है आपका, शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चर का मतलब वेरिएबल होता है। तो जो आपको हमने बताया था कि 3 जो शिक्षण होता है जिसमें 3 चीजें अनिवार्य होती हैं। पहला होते हैं कौन, शिक्षक, दूसरा छात्र और तीसरा पाठ्यक्रम। ये 3 होता है अनिवार्य रूप से, जहां पर ये 3 होंगे वहीं पे शिक्षण संभव है। और इसमें पूछा गया है कि इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। पहला है शिक्षक, दूसरा है छात्र, तीसरा है पाठ्यक्रम और चौथा है प्राचार्य। तो यहाँ आपको पता चल गया प्राचार्य तो नहीं होंगे। अब शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम में से कौन सा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो शिक्षक है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, यहाँ पर शिक्षक जो है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जबकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जबकि छात्र जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, परतंत्र चर हैं, क्योंकि ये शिक्षक और पाठ्यक्रम दोनों पर ही आश्रित होते हैं। क्योंकि पाठ्यक्रम इनको कौन समझाता है, शिक्षक ही समझाते हैं, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जबकि जो पाठ्यक्रम है ये हस्तक्षेप चर है, यानी ये शिक्षक और छात्र के मध्य क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। अतः यहाँ पे जो स्वतंत्र चर होंगे वो है आपके शिक्षक, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र के संगठकों का सही क्रम क्या है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का जो क्रम है, जो चक्र है, वो सही क्या है। पहला ऑप्शन है आवश्यकता, प्रोत्साहन और चालक, यानी कि नीड, मोटिव एंड
ड्राइव। दूसरा है आपका प्रोत्साहन चालक आवश्यकता, यानी कि यहाँ पर पहले आ जाएगा क्या, मोटिव, और उसके बाद है आपका ड्राइव, एंड थर्ड है आपका नीड। उसके बाद है आपका थर्ड है आपका चालक और प्रोत्साहन आवश्यकता और चालक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, आइए हम आपको बताते हैं कि अभिप्रेरणा क्या होती है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, कुछ ना कुछ मोटिव होता है हमारा। जब हम हायर लेवल में पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी हमारा एक मोटिव होता है, हमें आईएएस बनना है, हमें पीसीएस बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। हमारा एक मोटिव हम निर्धारित करते हैं और उसके बाद उसके आधार पर ही हम उसकी तैयारी करते हैं और फिर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि है क्या। पहले तो वो आवश्यकता, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि आवश्यकता, प्रोत्साहन और चालक। जब तक हमें आवश्यकता नहीं होगी तब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे। हमें आवश्यकता होती है और तभी हम मोटिवेट होते हैं, क्योंकि अगर हमें, आप यहाँ पर एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि यदि हमें भूख न लगती तो हम भोजन की तलाश नहीं करते। हम इंसान या फिर जो व्यक्ति होते हैं उन्हें वो घर पर ही बैठे रहते हैं, वो किसी भी जॉब या फिर कहीं भी वो जाने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं होती। पहले तो उन्हें आवश्यकता होती है और आवश्यकता ही उन्हें मोटिवेट करता है, जिसके लिए वो फिर क्या करते हैं, वे क्रिया करते हैं। पहले आवश्यकता होती है भोजन की, और जब भोजन की आवश्यकता पहले सबसे आवश्यक तत्व है। ये हर किसी भी मोटिवेशन के पीछे एक आवश्यकता अवश्य छुपी होती है। जब हमें आवश्यकता होगी उसके बाद हम अंदर से मोटिवेट होते हैं उस कार्य को करने के लिए, और जब हम मोटिवेट होते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उसके लिए क्रिया करते हैं और फिर हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही हमें एक लक्ष्य प्राप्त होता है और फिर से हमें दूसरे आवश्यकता नीड हमें फिर से एक नई आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है और फिर से हम उसके लिए क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने शरीर से क्रिया करते हैं उस नीड को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आपने देखा कि हमें नीड है भोजन की, हमें जब भूख लगी अंदर से, हम पहले हमें आवश्यकता महसूस हुई भोजन की और उसके बाद हम मोटिवेट होते हैं अपनी आवश्यकता से, और उसके बाद हम फिर जॉब की तलाश करते हैं या फिर हम क्रिया करते हैं या फिर हम जो उसको प्राप्त करने के लिए जो हम चालक यानी कि क्रिया जो करते हैं वही आपका है ड्राइव। तो यहाँ पर 3 आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सॉरी, आवश्यकता, प्रोत्साहन और चालक। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 है आपका, ह्यूरिस्टिक विधि विश्वास करती है कि। हमने जब आपको टीचिंग मेथड पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको ह्यूरिस्टिक विधि बताई थी कि ह्यूरिस्टिक विधि का प्रतिपादन आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। ह्यूरिस्टिक का मतलब ही होता है स्वयं में खोज करना। तो यहाँ पर जो स्वयं में खोज करना यानी कि यहाँ पर विद्यार्थी को एक विषय वस्तु दी जाती है। विद्यार्थी को एक विषय वस्तु दी जाती है और फिर उस विषय वस्तु को विद्यार्थी को दे दी जाती है और वो विषय वस्तु विद्यार्थी स्वयं उस विषय वस्तु के बारे में जांच करेगा, स्वयं ही खोज करेगा, डेटा इकट्ठा करेगा और खुद से ही जानकारी प्राप्त करेगा। यही होता है ह्यूरिस्टिक विधि। यहाँ पर शिक्षक पहले से ही कुछ नहीं बताते हैं, वो सिर्फ विषय वस्तु उन्हें प्रदान कर देते हैं विद्यार्थियों को। उन्हें एक टॉपिक दे देते हैं कि आपको खुद स्वयं से पता करना है इस टॉपिक के बारे में, और उस टॉपिक पर छात्र स्वयं से ही
सब कुछ खोजता है, पता करता है, हाँ उसे जरूरत पड़ती है तो वो शिक्षक से सहायता लेता है, लेकिन तो वो उसमें समस्या का समाधान स्वयं से करता है। यानी कि यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो अनुसंधान करता यानी कि खोजकर्ता के रूप में ही कार्य करता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि किस पर विश्वास करती है। यदि बालक को वैज्ञानिक खोज विधि में निपुण कर दिया जाए तो वह ज्ञान की खोज तो स्वयं ही कर लेगा। दूसरा है कि इस विधि को सीखने के बाद बालक को विद्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन गलत है। क्योंकि इस विधि को सीखने के बाद ऐसा नहीं कि विद्यालय आने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं सब कुछ कर लेगा। उसे एक मार्गदर्शक की आवश्यकता तो सदैव रहेगी और शिक्षक की भूमिका इससे कम नहीं हो जाएगी। और तीसरा है आपका, इस विधि प्रयोग के बाद बालक लघु वैज्ञानिक हो जाएगा। नहीं, इस विधि के बाद बालक लघु वैज्ञानिक नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका सबसे आंसर आंसर है कि यदि बालक को वैज्ञानिक खोज विधि में निपुण कर दिया जाए तो वह स्वयं ही समस्या का समाधान कर लेगा। तो आइए देखते हैं अगला। 7वां प्रश्न है कि प्रोजेक्ट विधि के प्रणेता हैं। हमने आपको बताया था प्रोजेक्ट विधि, इसके प्रणेता क्या किलपैट्रिक है, जॉन डीवी है या उपर्युक्त दोनों हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जॉन डीवी जो है इसके दार्शनिक प्रणेता हैं, लेकिन इसके प्रवर्तक हैं वो आपके किलपैट्रिक जी हैं। यहाँ पर क्योंकि दोनों ऑप्शन पूछा गया है, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन होता तो मानते कि अगर प्रणेता पूछता तो जॉन डीवी, प्रवर्तक पूछते तो किलपैट्रिक। क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर हम उपर्युक्त दोनों को मानेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि में दोनों का योगदान रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। प्रोजेक्ट विधि के प्रणेता कौन है? किलपैट्रिक और जॉन डीवी। लेकिन सर्वप्रथम जॉन डीवी इसके प्रणेता है और किलपैट्रिक इसके प्रवर्तक हैं। प्रोजेक्ट विधि इसमें भी पहले से ही प्रयोजन किया जाता है और प्रयोजन के द्वारा ही एक प्रयोजन के माध्यम से शिक्षण दी जाती है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। देखिए यहाँ पर फिर से आपका है कि प्रोजेक्ट विधि के चरण हैं। चरण यहाँ पर आपको क्रम से लगाना है। ये सारे ही प्रोजेक्ट विधि के ही चरण हैं, पर आपको इसे सीक्वेंस में रखना है कि प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है। क्या पहले परिस्थिति का निर्माण होता है, फिर दूसरा है योजना बनाना, मूल्यांकन करना, क्रियान्वित करना और रिकॉर्ड तय करना। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो आपकी प्रोजेक्ट विधि है यानी कि जो प्रयोजन विधि है, प्रयोजन विधि में सर्वप्रथम हम परिस्थिति का निर्माण करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम क्या करेंगे? परिस्थिति बनाएंगे, यानी एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएंगे जहां पर हम अपने योजना को बना सके। तो सर्वप्रथम तो हम एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे जहां पर हम किसी योजना को बना सके। तो यहाँ पर पहला होगा 1, फिर होगा योजना बनाना। तो क्या योजना बनाने के बाद हम तुरंत ही मूल्यांकन करेंगे? आपने नहीं पढ़ा होगा कि एवोल्यूशन सबसे अंत में होता है, तो मूल्यांकन तो हम नहीं कर सकते। पहले तो परिस्थिति का निर्माण, दूसरा हम योजना बनाएंगे, तीसरा हम क्या करेंगे? उस योजना को क्रियान्वित करेंगे, यानी कि जो 4 नंबर है उसको क्रियान्वित करेंगे और उसके बाद फिर हम मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन के बाद हम रिकॉर्ड को तैयार करेंगे। और यहाँ पर आपका 1 2 4 3 5, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 4। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे कर रहे हैं 1, फिर 2 होगा आपका, फिर 4, फिर 3 और उसके बाद आपका होगा 5। 1 2 4 3 और 5 यहाँ पर आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा, क्योंकि पहले परिस्थिति का निर्माण करना, उसके बाद हम योजना बनाएंगे और फिर योजना को क्रियान्वित करेंगे
और उसके बाद रिकॉर्ड तैयार करेंगे और फिर मूल्यांकन करेंगे और उसके बाद आपका रिकॉर्ड तैयार होगा। तो ये है आपका प्रोजेक्ट विधि के चरण। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आपको मैचिंग करना है और ये मैचिंग जो दिया गया है, ये जो शिक्षण के स्तर दिए गए हैं ये ब्लूम के अनुसार दिए गए हैं। सामान्यतः शिक्षण के 3 स्तर होते हैं और ये 3 स्तर होते हैं, आपको पता है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और आपका सृजन स्तर या चिंतनशील स्तर जो होता है वो होता है। और क्योंकि ये ब्लूम ने दिया है इन स्तर को, अधिगम के स्तर को, तो यहाँ पर उनके अनुसार क्रम को मिलाना है कि क्या होगा। तो पहला है अधिगम स्तर और उसके उदाहरण। स्मृति स्तर, तो स्मृति स्तर जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्मृति स्तर में मेमोरी जो लेवल होता है उसमें मेमोरी याद करने यानी कि जो स्मरण करने की क्षमता है उसको विकसित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन संकल्पना उदाहरणों की पहचान करना बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वो स्मरण करने की शक्ति विकसित होती है। तो यहाँ पर होगा जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, सूचना अनुस्मरण करना, यानी कि स्मृति स्तर में सूचनाओं को याद करना होता है। दूसरा है आपका अवबोध स्तर। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी है कि अवबोध स्तर में क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनकी समझ थोड़ी सी क्या होने लगती है, विकसित होने लगती है। तो यहाँ पर है संकल्पना और उदाहरणों की पहचान करना। तीसरा है आपका विश्लेषण स्तर। विश्लेषण स्तर में क्या है कि यहाँ पर सूचना का कई भागों में पृथक्करण करना होता है। तो ये है आपका विश्लेषण स्तर। और सृजन स्तर, जैसा कि नाम से ही है, इसमें नए विचार जो उत्पन्न होते हैं, ये है आपका सृजन स्तर। यानी कि ए का 3 और बी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। और ये जो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रही हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसे आप जरूर देखिएगा और इसको आप हल भी अवश्य करिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है आपका आगमन और निगम आगमनात्मक एवं निगमनात्मक शिक्षण विधियां कौन सी हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पर है इंडक्टिव और डिडक्टिव टीचिंग मेथड। मैंने बताया था कि इंडक्टिव और डिडक्टिव जो टीचिंग मेथड है वो यहाँ पर पूछा गया है कि वो क्या है, क्या अलग अलग है, एक जैसी है, किस प्रकार की हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो इंडक्टिव मेथड है आपका, यानी कि इंडक्टिव मेथड यानी कि जो आगमन विधि है इसमें हम पहले विशिष्ट और उसके बाद सामान्य, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद हम नियम की तरफ जानते हैं। यानी जब ये विज्ञान में बहुत कारगर है इंडक्टिव मेथड, यहाँ पर पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थी स्वयं ही नियम की खोज कर लेता है। और इसके जस्ट अपोजिट यानी कि बिल्कुल जो अपोजिट है वो है आपका डिडक्टिव मेथड। और जो डिडक्टिव मेथड है उसमें हम इसके अपोजिट कर देते हैं, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर। और पहले हम यहाँ पर नियम प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो ये अपोजिट है, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्या आगमन और निगमन जो शिक्षण विधि है वो पृथक पृथक है या एक दूसरे पर आश्रित है? तो ये एक दूसरे पर आश्रित बिल्कुल नहीं हो सकती। नेक्स्ट है एक दूसरे की पूरक है? नहीं। एक दूसरे से स्वतंत्र है? नहीं। ये एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल अलग अलग है और बिल्कुल ही अपोजिट है। ये अगर आपको एक मेथड पता चल गई तो आप उसका उल्टा कर देंगे तो आपको दूसरा मेथड खुद ब खुद मिल जाएगा इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 11 यानी कि 11।
शिक्षण में सहायक सामग्री, यहाँ पर है टीचिंग एड्स। जो टीचिंग एड्स है वो कैसा होना चाहिए? जो शिक्षण में सहायक सामग्री है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? प्राचीन काल में जो शिक्षण सहायक सामग्री थी वो बहुत कम होती थी। बाद में धीरे धीरे आपका ब्लैक बोर्ड आता है, चौक आता है, ये हमारी शिक्षण सहायक सामग्री होती है। और वर्तमान समय में आप जैसा कि जानते हैं कि जो टीचिंग एड्स है वो बहुत बहुत सारे हो गए हैं और हम इतनी सारी हमें टीचिंग एड्स हमें उपलब्ध हैं कि हम जिनके माध्यम से बहुत ही अच्छी टीचिंग कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। तो हमारी जो टीचिंग है इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ही आपकी जो टीचिंग एड्स होती है वो होती है, जिससे कि जो लर्नर है वो आसानी से सीख सके और उसे सीखने में बहुत ही मदद मिल सके। और वो किसी भी स्तर का विद्यार्थी हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो या फिर एवरेज का हो, औसत हो या ऑब्ट्यूज हो, यानी कि या तो मंद बुद्धि का हो, कुछ ना कुछ तो वो सीख ही जाते हैं, क्योंकि जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो उनके सीखने में ही मदद करती है। तो पहला है, क्या छात्रों के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि छात्र जैसा चाहते हैं उनके अनुकूल शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए। दूसरा है शिक्षकों के अनुकूल, यानी जो हमें सुविधा, शिक्षक जो है उन्हें जो सुविधा लगता है कि ये नहीं, ये हमारे लिए सुविधाजनक है तो हम उसका प्रयोग करें। तीसरा है कक्षा के अनुकूल होना चाहिए कि हमारी कक्षा में जो बिल्कुल सुटेबल बैठे हम वही शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर लें, क्योंकि हमारी कक्षा में कंप्यूटर नहीं चल सकता या हमारी कक्षा में ब्लैक बोर्ड अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन हमें शिक्षण सहायक सामग्री की हमें वो बच्चों के सीखने में कितना मदद करता है ये हम नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि हम कक्षा के अनुकूल क्या शिक्षण सहायक सामग्री करें। तो और चौथा है आपका शिक्षण उद्देश्यों के अनुकूल, यानी कि जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या उसके अनुकूल होने चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि जो आपका टीचिंग एड्स है वो आपके टीचिंग ऑब्जेक्टिव के ही अनुकूल होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का, और उस ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही आप जो टीचिंग एड्स है, सहायक सामग्री है, उसका चुनाव करेंगे, ना कि छात्रों के अनुकूल और ना ही अपने अनुकूल और ना ही उस क्लासरूम के अनुकूल, बल्कि आप जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स हैं टीचिंग के, आप उसके अनुकूल ही टीचिंग एड्स का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रभावी शिक्षण, इफेक्टिव शिक्षक सहायक सामग्री वह है, यहाँ पर शिक्षण होगा, जो प्रभावी टीचिंग एड है वो कौन सा है। पहला है रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छी हो। मैंने बताया क्या वो जो शिक्षण सहायक सामग्री, आप समझ गए होंगे कि टीचिंग एड्स क्या होती है। तो क्या वो बहुत रंग बिरंगी हो जिससे बच्चे देखकर बहुत खुश हो जाएं कि हाँ टीचर ने तो बहुत रंग बिरंगी विषय वस्तु दे दी, और वो बच्चे बहुत इकट्ठे भी हो जाए और उसको बस क्योंकि रंग बिरंगी है उसको देखने के लिए वो वहां पर पहुंच जाए। तो क्या ऐसी होनी चाहिए हमारी शिक्षण सामग्री। दूसरा है सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो। तीसरा है सभी विद्यार्थियों को दिखाई देती हो, बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा कि जो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, जिसके द्वारा बच्चे बिल्कुल ध्यान से उसे देख सके और उनका जो ज्ञानेंद्रिय है, आँख है, कान है, जिसके माध्यम से वो शिक्षण को ग्रहण कर रहे हैं, वो पूरी तरह से उसे देख सके और उसे वो ग्रहण कर सके, न कि वो दिखने में रंग बिरंगी हो और उससे उनका अधिगम नहीं हो पा रहा है, वो नहीं सीख पा रहे हैं। तो नहीं, जिससे उनका ज्ञानेंद्रिय सक्रिय हो, कक्षा में पूरे ध्यान से वो बैठ सके और जिस उद्देश्य से शिक्षण सहायक सामग्री यूज की गई है उसका वो प्रयोग भी अच्छी तरह से कर सके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13। एक प्रभावी कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है। जो इफेक्टिव क्लासरूम है उसका जो मेन एलिमेंट्स है वो क्या होता है।
यानी कि जो इफेक्टिव एक क्लासरूम है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके जो मेन एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए। तो यहाँ पर है पहला, शिक्षण सामग्री की विविधता, यानी कि कई प्रकार के जो शिक्षण सामग्री हैं उनको हम अलग अलग, जब हम अपने क्लासरूम में अलग अलग, एक बार हम ब्लैक बोर्ड का यूज कर ले, एक बार हम कंप्यूटर का यूज कर लें, तो क्या इस प्रकार की हमारी इफेक्टिव शिक्षण हो पाएगी। दूसरा है आपका शिक्षण छात्रों की सजीव अंतःक्रिया, इंटरैक्शन। जो शिक्षक है, यहाँ पर शिक्षक होगा, शिक्षक और जो छात्र हैं उनके मध्य जो इंटरैक्शन है, जो अंतःक्रिया है, वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, क्या सजीव होनी चाहिए। तीसरा है पूरी कक्षा संपूर्ण शांति की हो, तो क्या इसका मतलब हमारी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव है। चौथा है आपका सख्त और कठोर अनुशासन, जिस क्लासरूम में बहुत अनुशासन हो तो क्या ऐसी जो क्लासरूम है वो इफेक्टिव, वहां पर क्या इफेक्टिव इन्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर होगा जहाँ पर शिक्षक और छात्रों के बीच सजीव इंटरैक्शन होगी, वही जो आपका जो क्लासरूम है, क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है उसका मूल एलिमेंट्स यही है, यानी जो मेन तत्व है वो यही है कि वहाँ पर शिक्षक और छात्रों के बीच जो अंतःक्रिया है वो सजीव तरीके से हो। अगर शिक्षक और बहुत, हम कह रहे हैं हमने बहुत क्लासरूम में अनेकों प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग कर लिया, मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी को उस शिक्षण सहायक सामग्री में से कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर कहीं उसे कोई परेशानी हो रही है, और अगर वो टीचर से भयभीत है या किसी कारणवश वो टीचर से बात नहीं कर पा रहा है, शिक्षक से उसकी अंतःक्रिया नहीं है, तो वहाँ पे जो क्लासरूम है वो इफेक्टिव कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरैक्शन है वो बिल्कुल सजीव तरीके से होगी, तो वही क्लासरूम इफेक्टिव बन पाएगा, क्योंकि यही मेन होता है। वहीं पर हर प्रकार की सहायक सामग्री भी प्रयोग करेंगे तो वो भी कारगर होगी, और जहाँ पर दोनों के मध्य इंटरैक्शन नहीं होगा तो वो वहाँ पर किसी भी प्रकार का हम कुछ भी शिक्षक सहायक सामग्री प्रयोग कर लें, वो उतनी इफेक्टिव हो सकती है पर उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी जितना कि शिक्षक और छात्र के मध्य अगर सजीव इंटरैक्शन है तो वो इतनी इफेक्टिव होगी वो क्लासरूम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 यानी 14, छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो, छात्रों के मध्य कुछ अध्यापक होते हैं जो बहुत लोकप्रिय होते हैं, जिन्हें विद्यार्थी या जो उनके छात्र हैं वो बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे क्या कारण होता है। क्या उनके साथ निकटता बना लेते हैं, जो शिक्षक छात्रों के साथ बहुत निकटता बना लेते हैं, बाहर उनसे बहुत बातचीत करते हैं, तो क्या वो छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय होते हैं। दूसरा है उनकी समस्याओं के समाधान में जो सहायक होते हैं। तीसरा है अच्छे अंक प्रदान करते हैं, क्या जो शिक्षक हमें अच्छे अंक प्रदान करते हैं, चाहे हम अच्छा लिखे हो चाहे हम खराब लिखे हो, तो क्या वो ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है उन्हें अतिरिक्त शुल्क पर ट्यूशन पढ़ाते हो, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे शिक्षक तो कभी लोकप्रिय नहीं होंगे जो अतिरिक्त शुल्क पर या फिर छूट देकर भी ट्यूशन पढ़ाते हो, इसके लिए वो लोकप्रिय नहीं होंगे। यहाँ पर है वे शिक्षक ही छात्रों के बीच लोकप्रिय होंगे जो उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करते हो, जो किसी भी प्रकार की सहायता, जैसे सहायता का मतलब यहाँ पर धनराशि देने से नहीं है, सहायता का मतलब ये है कि उनकी कोई भी समस्या है क्लासरूम में, या वो छात्र पढ़ाई करने में उसे अन्य प्रकार की समस्याओं का समाधान, समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, तो उस प्रकार की स्थिति में जो शिक्षक उन्हें सहायता प्रदान करते हैं तो वो शिक्षक अपने छात्रों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 15 यानी कि प्रश्न नंबर 15 और आज का आखिरी सवाल। आप बताइएगा आपको कैसा लगा प्रैक्टिस सेट, और उसके बाद अगली कक्षा में हम आपको सेकेंड यूनिट फर्स्ट पेपर का रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर उसका भी हम एक प्रैक्टिस लेंगे। और अभी तो आपका एक नॉर्मल वे में हम पढ़ा रहे हैं, बाद में जब कुछ अभी जब
कुछ टॉपिक पूरे हो जाएंगे तो फिर हम आपको और भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न नंबर 15 है, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। यानी कि जो क्लासरूम में कन्वर्सेशन होता है, उस कन्वर्सेशन के बाद क्या चीजें आनी चाहिए। पहला है आपका, क्या कन्वर्सेशन के बाद तर्क वितर्क आता है। तर्क वितर्क यानी कि जो डिबेट होता है, बहस होती है, क्या कक्षा में जो कन्वर्सेशन होता है उसके बाद बहस होनी चाहिए। उसके दूसरा है आप ऑप्शन आपका सूचना, क्या आपको सूचना मिलनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं। तीसरा है विचार यानी कि आइडिया, और चौथा ऑप्शन है आपका विवाद यानी कि डिस्प्यूट, क्या जो कक्षा में जो कन्वर्सेशन होता है उससे विवाद उभर कर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि जो कक्षा में कन्वर्सेशन होता है उससे एक जो नया आइडिया है, जो विचार है वो उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि कक्षा का जो कन्वर्सेशन है वो पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए। यानी अगर वो पॉजिटिव तरीके से होगा तो वहाँ पर एक नया विचार उत्पन्न होकर आएगा। कन्वर्सेशन का यहाँ पर उद्देश्य किसी डिबेट बहस को नहीं बढ़ावा देना या कोई इंस्ट्रक्शन हम मान सकते हैं कि ठीक है आए, लेकिन यहाँ पर संवाद कन्वर्सेशन की बात हो रही, तो कन्वर्सेशन के बाद आपका क्या डिस्प्यूट ऐसा कन्वर्सेशन हो कि आपस में ही विवाद हो जाए, नहीं, यहाँ पर जो कन्वर्सेशन हो बिल्कुल ही पॉजिटिव होना चाहिए, जिसके द्वारा जो नए विचार हैं, जो नई आपकी सोच है वो आनी चाहिए, जिससे हमारे समाज में या फिर जो हमारा वातावरण है उसमें कुछ अच्छा हो सके। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 15 का सी बिल्कुल सही होगा कि जो आप कन्वर्सेशन है उसके बाद न्यू जो आइडिया है वो ही उत्पन्न होकर आनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमसे जुड़े रहिए और आपका जो नेट का फर्स्ट पेपर है उसे हम कंटिन्यू, बस आप जुड़े रहिए, आपका सब जो है नेट फर्स्ट पेपर बिल्कुल भी कंप्लीट हो जाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़कर कुछ मेहनत कर लीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट सेशन में हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड अभी हमने पढ़ा लिया, इसके 2 प्रैक्टिस सेशन भी हो गए। अब आपको हम रिसर्च पढ़ाएंगे यानी कि अनुसंधान अभिवृत्ति, और उसके बाद उससे उसको पढ़ाने के बाद 2-3-4 क्लास जो भी हो उसको लेने के बाद उसका भी हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।